Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will revise chapter 4 to 6 of class 7th new NCERT of Science Curiosity. So 1 से लेके 3 तक के जो चैप्टर्स है वो हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में रिवाइज कर लिया है. ये वन शॉट रिवीजन है जिसमें हम सेक्शंस में मतलब 1 to 3 हो गया 4 to 6 चैप्टर तक रिवाइज करने वाले हैं इस वाले वीडियो में. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस. कैसा लग रहा है आप लोगों को प्लीज़ लेट मी नो. और बाकी किस सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस चाहिए इस तरीके के वो भी आप मुझे बता दीजिएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं. तो इसमें क्या था, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट. सो सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम जानेंगे एक एक करके. तो पहला यहाँ दिया हुआ है मेलिएबिलिटी. मतलब मेटल्स जो होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर लश्चरस एंड हार्ड. इनमें शाइन होती है. लश्चरस यानी चमक वाले होते हैं और हार्ड होते हैं मेटल्स. ये सारे मेटल्स कॉपर, एल्यूमिनियम. व्हेन बीटन विद अ हैमर, अगर इनके ऊपर हथौड़ी से मारा जाए, बीट किया जाए, ये जो मेटल्स हैं ये फ्लैट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग. टूटते नहीं है, ये फ्लैट हो जाते हैं. ये जो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हथौड़ी का यूज करने पे या प्रेशर क्रिएट करने पे मेटल्स अगर थिन शीट में एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसी को कहा जाता है मेलिएबिलिटी. गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो होते हैं गोल्ड सिल्वर, ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं. इससे फॉइल और ऑर्नामेंट बनाने में काम आता है. एल्यूमिनियम फॉइल आप रोटी रैप करते हैं, लंच बॉक्स में लाते हैं तो वो इतना पतला शीट बना दिया. सोचो फॉइल पेपर कितना पतला होता है, वो एल्यूमिनियम का ही होता है. देन नॉन मेटल्स लाइक कोल एंड सल्फर ब्रेक इनटू पीसेस. जो नॉन मेटल्स होते हैं ना जैसे कोयला या फिर सल्फर, ये टूट जाते हैं अगर इनके ऊपर आप हथौड़ी से मारोगे तो. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रिटल कहा जाता है, मेलिएबल नहीं कहा जाता है. लकड़ी जो होती है ना तो फ्लैट हो सकती है ना टूटती है, इसीलिए ना तो ये मेलिएबल है ना ब्रिटल है. ठीक, ये आपको आ सकता है कि वुड मेलिएबल है या ब्रिटल है, तो आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं है. ठीक, देन नेक्स्ट हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है डक्टिलिटी. पहला है मेलिएबिलिटी, सेकेंड है डक्टिलिटी. इसमें क्या होता है, अगर हम मेटल को ऐसे स्ट्रेच करके और वायर्स में कन्वर्ट कर पाए, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. उसे तार जैसा लंबा सा हम क्रिएट कर सकते हैं. ये जो प्रॉपर्टी है बीइंग स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, की वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं. गोल्ड इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं. स्टील वायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए सस्पेंशन ब्रिजेस जो होते हैं और क्रेन्स में जो ब्रिजेस, क्रेन वगैरह में जो यूज होता है वो स्टील के वायर्स यूज होते हैं. ठीक है. नॉन मेटल्स जैसे कोल और सल्फर जो है वो डक्टाइल नहीं है, उनसे वायर क्रिएट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो क्या है, ब्रिटल है, वो टूट जाएंगे. तो हमने सेकंड क्वालिटी भी पढ़ ली, प्रॉपर्टी पढ़ ली. थर्ड है सोनोरिटी. मान लो कि मेटल की कोई चीज ली और आपने उसके ऊपर चम्मच से या किसी भी चीज से बीट किया तो आपको एक साउंड सुनाई देगा. सोनोरिटी यानी साउंड से रिलेटेड. तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. बर्तन वगैरह गिर जाते हैं तो कितनी देर तक आवाज होती रहती है, वाइब्रेशन जैसी, तो रिंगिंग साउंड होता है व्हेन स्टक. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी. इसी को सोनोरिटी कहा जाता है. नॉन मेटल्स जैसे कोल और वुड जो है इसमें डल साउंड होता है, ऐसा रिंगिंग साउंड या मेटेलिक साउंड नहीं आता है. बेल्स, कॉइन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसीलिए मेटल्स की उसमें सोनोरिटी यूज होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ हीट. जो मेटल्स होते हैं वो हीट कंडक्शन में अच्छे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसीलिए तो बर्तन में उसे यूज किया जाता है. कुकिंग वेसल्स जो होते हैं इन्हीं मेटल्स के बने होते हैं बिकॉज हीट स्प्रेड्स क्विकली थ्रू देम. जल्दी से वो गर्म हो जाते हैं और खाना बनाने में आसानी होती है. हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, जो यूटेंसिल्स बर्तन के हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक्स के या लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, उसमें हीट आसानी से पास नहीं होता है. देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, इस वाले चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो अब यही हीट के बारे में हमने पढ़ा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है. सो मेटल्स जो है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. और नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, कोल, वुड, रबर और प्लास्टिक, ये पुअर कंडक्टर है. इलेक्ट्रिशियन जो है वो टूल यूज करते हैं, जैसे पेचकस देखेंगे आप तो उसमें हैंडल जो होता है वो रबर या प्लास्टिक का होता है. क्यों? ताकि वो सेफ फील कर सके, सेफ्टी के पर्पज से. देन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल. इसमें हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि लोहे को अगर हम छोड़ दें
खुले में और उस पे पानी आ रही है और ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो उसमें रस्ट यानी जंग लग जाती है। सो व्हेन आयन कम्स इन कांटेक्ट विद बोथ, देखो यहाँ पे बोथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने हवा में रख दिया और पानी नहीं है तो जंग नहीं लगेगी, पानी और हवा दोनों होते हैं तो एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट उसके ऊपर क्रिएट होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। रस्टिंग डज नॉट हैपन इन ड्राई एयर, सिर्फ हवा में नहीं होगी या फिर सिर्फ पानी में रस्टिंग नहीं होगी, दोनों चीजें होंगी तभी होगी। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ये जो रस्ट बनने का, जंग लगने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग क्या करती है, डैमेज कर देती है आयन स्ट्रक्चर को और रिपेयर कराने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, इससे हम बच सकते हैं अगर हम उसके ऊपर पेंट कर दें, लोहे के ऊपर ग्रीस यानी ऑयलिंग कर दें, या फिर गैल्वनाइजेशन, ऊपर एक लेयर चढ़ा दें, प्लेटिंग कर दें जिंक की, तो भी आयन जो है वो सेफ रहता है, उस पर जंग नहीं लगती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज दूसरे जो मेटल है, आयन पे तो हमने पढ़ लिया रस्ट हो रही है, अब एयर और वाटर का दूसरे मेटल्स पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आप बर्न करोगे ना एयर में विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक व्हाइट कलर का फ्लेम मिलता है और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। सोडियम जो होता है वो रिएक्ट करता है विग्रसली, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, इसीलिए सोडियम को कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करे, वो जले नहीं। कॉपर डेवलप्स अ ग्रीन कोटिंग इन मॉइस्ट एयर, कॉपर जो होता है आप देखेंगे तांबे के जो बर्तन हमारे मंदिरों में होते हैं उनको बहुत समय तक साफ ना करो तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जमने लगती है, ऐसे ही सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होने लगती है। दिस ग्रेजुअल डैमेज ऑफ मेटल्स, ये जैसे हमने देखा कि सिल्वर काला पड़ रहा है, कॉपर हरा हो रहा है, लोहे पे जंग लग रही है, ये जो डैमेज हो रहे हैं मेटल्स, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोशन, कोरोशन। ठीक है, आयन पिलर जो दिल्ली में है, दिल्ली में एक लोहे का स्तंभ है, पिलर है, इट इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ एडवांस एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी दैट रेजिस्ट रस्टिंग। इतना पुराना वो पिलर है लेकिन आप देखेंगे कि उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगी है। तो उस समय में भी भारत में जो मेटलर्जी थी, मतलब मेटल से कोई भी प्रोडक्ट बनाने की जो एक आर्ट है वो इतना ज्यादा फेमस था, उस वक्त का एडवांस था। देन नेक्स्ट है सब्सटेंसेस बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल्स की तरह रिएक्ट नहीं करते, जैसे नॉन मेटल्स लाइक रिएक्ट नहीं करते, जैसे नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट्स डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर कंपेयर टू मेटल, ये मेटल की तरह रिएक्ट नहीं करते, डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ। सल्फर जो है, हम सल्फर और फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सल्फर जो है इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हवा में अगर आप रखोगे तो आग लग जाती है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट होता है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, और एक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। फॉस्फोरस जो है इतना रिएक्टिव होता है कि इसको दैट इट इज स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कैचिंग फायर, वो अगर आप खुले में रख दोगे तो उसमें तुरंत आग लग जाएगी। नॉन मेटल्स आर जनरली डल, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट and electricity. Non-metal oxides are usually acidic in nature. जो non-metal oxides होते हैं वो acidic होते हैं नेचर में। Okay? Now next is importance of non-metals in everyday life. जो हमारी रोज की लाइफ है उसमें नॉन मेटल्स के क्या यूज हैं। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ये हमारी लाइफ में सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ ही पॉसिबल नहीं ऑक्सीजन के बिना। कार्बन जो है ये सेल फॉर्मेशन में जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, फैट में, कार्बोहाइड्रेट्स में। नाइट्रोजन जो है ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है ग्रो होने में प्लांट को। क्लोरीन जो है हम पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन जो है ये एंटीसेप्टिक, जो घाव वगैरह हो जाते हैं उस पर दवाइयां जो लगाते हैं उसमें आयोडीन सोल्यूशन होता है। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर एसेंशियल इन इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। तो ये सभी फील्ड में चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों की ही जरूरत पड़ती है। तो इसके साथ हमने चैप्टर देख लिया है। अब इसके क्वेश्चंस की बारी आती है। अगेन आई विल पॉज फॉर सम टाइम सो दैट यू कैन आंसर एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक इट। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, देन ट्रू फॉल्स है, देन मल्टीपल चॉइस का 11th 12th एंड 13 14 15 और यहाँ मैच देम। ठीक है, 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन जो है मैच देम के, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, यू कैन डू दैट। सो यहाँ पर अब आंसर की स्लाइड्स देख लेते हैं, ये आंसर्स दिए हुए, प्लीज मैच इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किसको कितने मार्क्स आए। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस। इसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं, मे चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम, जो दिखने में तो चेंज हो जाएंगे अपीयरेंस में, लेकिन वो सेम उनकी क्वालिटी रहती है। सम सब्सटेंसेस अफेक्ट ओनली साइज, शेप और स्टेट
नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। जैसे आइस जो है मेल्ट हो गई तो पानी बन जाएगा, लेकिन पानी को हम फिर जमाएंगे, फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज करेंगे तो फिर से वो आइस बन जाएगी। तो इसमें कुछ भी, सिर्फ लुक चेंज हो रहा है, कभी लिक्विड हो रहा है, कभी सॉलिड हो रहा है, कभी गैस बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड करो, कोई चीज बनाओ तो वो भी पेपर ही रहेगा, और उसको ओपन करोगे फिर से वो वैसा बन जाएगा। इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग अ बलून, क्रशिंग चॉक, मेल्टिंग आई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देन दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ये फिजिकली चेंज हो रहे हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। दूसरा हमने पढ़ा था ऐसे सब्सटेंसेस जो अपीयरेंस में भी चेंज हो जाए, मे चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम, जो सेम ना रहे। इन सम चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल है, हमने देखा था ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर। सो यहाँ पे इसमें एक इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा जो मिल्की वाइट कर देगा वाटर को, है ना, और लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। विनेगर या बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे इनो वगैरह हम डालते हैं पानी में तो कैसे बबल्स बनने लग जाते हैं, तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, केमिकल चेंजेस हैपन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं अब सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। जैसे हमने पिछले चैप्टर में अभी हमने देखा रस्टिंग के बारे में, जंग जो लगती है, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज ही तो हो रहा है। लोहा था, लोहे में कुछ रिएक्शन हुआ, हवा से, पानी से, दोनों चाहिए, है ना, अभी हमने देखा था। अगर ये हवा और पानी से रिएक्ट नहीं करते तो ये लोहा रहता, अब लोहा क्या बन गया, जंग लग गई है ना, तो रस्ट बन गया है। तो इसकी वजह से वो क्या रस्ट दोबारा से लोहा बन सकता है, नहीं बन सकता। सो आयन जो है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ और मॉइस्चर, यानी जो वाटर वेपर या वाटर का जो फॉर्म है मॉइस्चर, उससे रिएक्ट करता है, एक ब्राउन सब्सटेंस क्रिएट होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट क्या है, आयन ऑक्साइड है। रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है, इसमें सब्सटेंस जो बदल गया, रस्ट से दोबारा हम आयन नहीं बना सकते। ऐसे ही कंबशन, कंबशन मतलब जब हम जला रहे हैं किसी चीज, जैसे बुक में हमने एक एग्जांपल देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं तो इससे नया प्रोडक्ट बनता है, हीट और लाइट जनरेट होती है। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आग जब लगा रहे हैं तो वहां पर हवा होनी चाहिए। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 मार्क में 2 मार्क में आपको क्वेश्चन आ सकता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस इतना गर्म हो जाए, मिनिमम कम से कम इतनी हीट तो हो जाए कि वो जलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि लकड़ी हम आग के ऊपर रखते हो तुरंत आग लग जाती है, नहीं, थोड़ी गर्म होती है लकड़ी तब आग लगती है। तो कहाँ कितना टेम्परेचर तक वो गर्म हो रही है, उसी को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन सेम प्रोसेस। इनका क्या प्रोसेस सेम होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों का। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ चेंजेस। कैंडल अगर हम जला रहे हैं तो इसमें दोनों तरीके के चेंज होते हैं। जैसे मेल्टिंग हुई, वैक्स जो होता है वो मेल्ट होता है, फिर वो जम जाता है, मोमबत्ती से नीचे मोम टपकता है, फिर वो सॉलिड होकर व्हाइट दिखने लगता है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है ना, कि लिक्विड हुआ वैक्स गर्म होकर और फिर से वो सॉलिड हो गया। लेकिन कोई मोमबत्ती का जो हिस्सा है वो खत्म हो गई, बोलते हैं मोमबत्ती खत्म हो गई, कहाँ गई पूरी मोमबत्ती, वो जल के क्या बन गई, भाप बन गई, है ना, वेपर बन गया। तो बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर इज अ केमिकल चेंज, वो भाप बन गया, उससे हम दोबारा वैक्स नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम सॉलिड जो है उसको जला रहे हैं कैंडल को, वो पिघल जाता है, फिर से अगर नीचे ड्रॉप गिर रहा है तो वो जम के फिर से वैक्स बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसमें मतलब दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। आर चेंजेस परमानेंट, क्या जो चेंजेस हो रहे हैं वो परमानेंट है? तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अगर बर्फ पिघल गई है तो उसको दोबारा से हम बर्फ बना सकते हैं ना, तो कुछ तो रिवर्स है, लेकिन कुछ रिवर्स नहीं होते हैं। जैसे चॉपिंग वेजिटेबल्स, सब्जी आपने काटी, उसको दोबारा से उसको वैसी सब्जी बना सकते हो, नहीं बना सकते। मेकिंग पॉपकॉर्न, मकई से आपने पॉपकॉर्न बना दिया तो दोबारा से मकई ला सकते हो, नहीं ला सकते। सो रिवर्सिबल चेंजेस आर यूजुअली फिजिकल, इरिवर्सिबल चेंजेस आर ऑफन केमिकल। इरिवर्सिबल जो दोबारा से नहीं हो सकते वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें, और रिवर्सिबल जो होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल। जो चेंजेस हो रहे हैं क्या सभी चेंजेस जरूरी हैं? सो डिजायरेबल चेंजेस एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हाँ होने चाहिए, वो जरूरी हैं, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अगर मिल्क हम उसमें दही डालें वो जमे नहीं,
तो कैसे दही हम खा पाएंगे, है ना। तो अगर दूध फट रहा है तो वो भी एक अच्छे के लिए है। फ्रूट अगर पक रहे हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर फल कच्ची रह जाए तो कैसे खाएंगे, तो चेंज जरूरी है ना, फ्रूट का पकना जरूरी है। कच्चा खाना हम कैसे खाएंगे, तो फूड अगर हम कच्ची सब्जियां उसको तो खा नहीं सकते, उसको पकाते हैं खाने के लिए, तो ये कुछ अच्छे चेंजेस है। अनडिजायरेबल, जैसे लोहे में जंग लग रही है तो लोहे का कोई चीज हमने गेट बनवाया और वो खराब हो रहा है, तो वो अच्छी चीज थोड़ी है। या फिर फूड खराब हो रहा है, खाना हमने बना लिया कि ठीक है अभी भी खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, कल भी खा लूंगी, तो कल तक खाना खराब हो जाएगा, तो ये क्या अच्छी चीज है, नहीं ना। तो ये कुछ चेंजेस जो है वो अनडिजायरेबल होते हैं। समटाइम्स अनडिजायरेबल इन वन केस बट यूजफुल इन अनदर, कभी कभी ऐसा होता है कोई चेंज एक जगह से आप देखोगे तो लगेगा कि अरे ये खराब है, लेकिन दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं सही है। एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड वेस्ट, खाना जो है खराब हो गया तो हमारे लिए तो वो सही नहीं लग रहा, अनडिजायरेबल लग रहा है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही अगर खाद बन जाए, सड़ के गल के खराब हो जाए और खाद बन जाए, उसको हम गार्डन में डाल दें तो खाद का कंपोस्ट का काम करे, तो क्या है, डिजायरेबल चेंज है। तो एक ही चेंज है, किसी के लिए डिजायरेबल है और किसी के लिए अनडिजायरेबल, है ना। देन लास्ट हमने इसमें चैप्टर में क्या देखा था, सम स्लो नेचुरल चेंजेस, कुछ नेचुरल यानी प्राकृतिक चेंजेस होते हैं जो स्लो होते हैं, हमें ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कोई बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हो, उसके आसपास आप जैसे पहाड़ी एरिया में जाओगे तो बड़े बड़े माउंटेन से नीचे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, तो ये कैसे होता है, उन्हीं पहाड़ों में घर्षण लगने से क्या क्या कारण हो सकते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर, रूट्स, पेड़ की जड़ें, जैसे ऐसे पहाड़ है इस बीच में पेड़ ऐसा ग्रो हो गया, अभी पेड़ की जो जड़ें हैं इससे क्या होगा, पत्थर में क्रैक्स आएंगे, फिर छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर टूट जाएंगे, है ना। तो वेदरिंग उसी को बोलते हैं। रॉक्स जो है ब्रेक डाउन होती है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में, ये फ्रीजिंग हो जाए पानी में। अब जैसे यहाँ जड़ें हैं, क्रैक्स हुए, अब कोई ठंडी जगह है तो यहाँ पे पानी रात में ओस जो होगी जम जाएगी बर्फ के फॉर्म में, फिर सुबह वो बर्फ पिघलेगी, तो ऐसे कभी वहां पे पानी फ्रीज हो रहा है, कभी लिक्विड फॉर्म में है, तो इससे क्या होगा, रॉक्स के जो क्रैक्स हैं वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे और इसकी वजह से वहां पे वेदरिंग होगी। समटाइम्स केमिकल चेंजेस अकर, एग्जाम्पल बसाल्ट टर्निंग रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, जो लाल मिट्टी हम बोलते हैं उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका रेड कलर आता है, तो केमिकल चेंजेस भी कभी कभी होते हैं। वेदरिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यही कंकड़ पत्थर टूट टूट कर बहुत सालों में, मतलब हजारों लाखों सालों में ये मिट्टी बनती है, ठीक है। अब इरोजन क्या होता है, विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैरी अवे सॉइल, सैंड एंड रॉक। अब ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, अब पेड़ को अगर यहाँ से हमने काट दिया तो इस पेड़ की जड़ ने क्या कर रखा था, इन मिट्टी को यहाँ पर बांध के रख रखा था, जैसे ही बारिश आई अब पेड़ की जड़ें वहां पर नहीं है, पेड़ कट गए, तो ये अपने साथ पानी गिरेगा और ये मिट्टी को बहा कर ले जाएंगे, है ना। तो टॉप लेयर जो है यहाँ पर सॉइल की वो बहकर चली जाएगी, उसी को हम कहते हैं इरोशन। ये चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया था। ये एक फिजिकल चेंज है। सेडिमेंट सेटल इन रिवर्स और ओशियंस एंड फॉर्म न्यू रॉक्स ओवर टाइम, जैसे नदी ऐसे बह रही है ना, तो अब वो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है और नदी के तले में नीचे की तरफ वो जमते चले जाते हैं, रेत वगैरह, है ना, कंकड़ पत्थर, ये रेत की लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जमते जमते यही नए पत्थर बनते हैं बहुत लंबे समय में, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर देख लिया। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, जो कि सभी मैंने लास्ट वाले पार्ट में कराया हुआ है, प्लीज जाके एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए। अगेन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है 5, देन ट्रू फॉल्स है 5, देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है 2 और ये 3, और यहाँ पर मैच देम है 5, ठीक, टोटल 20 है। ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं। आई होप अभी तक सभी बच्चे हैं बने हुए वीडियो में। कितने लोग अभी तक देख रहे हैं, यस लिखिए, ठीक है। सबको हार्ट दूंगी मैं और देखूंगी कि कितने बच्चों ने लास्ट तक देखा है। देन अब बचा लास्ट वाला चैप्टर, अभी हम 6 तक ही कर रहे हैं, और भी आगे के चैप्टर्स करने हैं तो प्लीज लेट मी नो, यहीं पर बता दीजिए, है ना। 6th वाला चैप्टर देख लेते हैं। एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, जब आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, उस एज को, उस स्टेज जो लाइफ की है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। चलिए इसके नोट्स देख लेते हैं। ग्रोइंग विद एज, द टीनेज ईयर, जो टीनेज की ईयर्स होती है उसके बारे में। ह्यूमन लाइफ इज डिवाइडेड इनटू इन्फेंसी, हमारा जो जीवन है ना वो डिवाइड होता है। इन्फेंसी जब हम बहुत छोटे होते हैं, जन्मजात बच्चे जो होते हैं, फिर चाइल्डहुड बचपन, फिर एडोलेसेंस स्टेज आता है, फिर एडल्टहुड आता है, फिर एडल्टहुड आता है, फिर ओल्ड एज आता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं। सो एडोलेसेंस ये 10 साल के अराउंड स्टार्ट होता है और 19 साल तक लगभग चलता है। ये जो स्टेज है इस समय पे रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडीज में, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोइंग विद
एज, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन विजिबल चेंजेस इंक्लूड। कौन कौन से चेंजेस मेन होते हैं इस समय में एडोलेसेंट स्टेज में? सो सबसे पहले हाइट और वेट जो है इंक्रीज होती है। शोल्डर्स जो है बॉयज में वो ब्रॉडर होते हैं, चौड़े होते हैं और उनकी चेस्ट चौड़ी होती है। गर्ल्स में ब्रेस्ट वाला जो पार्ट होता है वो डेवलप होता है। वॉइस में आवाज चेंज होती है, लड़कों की आवाज जो है उसमें भारीपन आ जाता है, हॉर्सनेस आ जाता है वॉइस बॉक्स के ग्रोथ के कारण, जिसे एडम्स एप्पल भी हमने पढ़ा था चैप्टर में। अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स ड्यू टू ऑयली सिक्रीशन इन स्किन पोर्स, क्योंकि ऑयली स्किन हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। हेयर ग्रोथ होते हैं आर्मपिट्स में, जो हमारा कांक बाजू वाला हिस्सा है हाथ के नीचे वाला, और प्यूबिक रीजन में आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर। और बॉयज में डेवलप फेशियल एंड चेस्ट हेयर, दाढ़ी मूछ लड़कों में आने लग जाती है। देन नेक्स्ट हमने देखा था, ये जो हमने चेंजेस पढ़े, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स की दाढ़ी मूछ आ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो है हमारे वहां पर हेयर ग्रोथ हो रही है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि हमारी बॉडी जो है एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रही है। ये नेचुरल साइंस है। देन प्यूबर्टी क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेज होती है लाइफ की व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस अकर। एक्सटर्नल तो यहाँ पर हो ही रहे थे, अब इंटरनल बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं और हमारी बॉडी जो है कैपेबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी रेडी होती है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था चेंजेस क्या क्या होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अब हमारी बॉडी जो है रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अब हमारी बॉडी में है। सो अलोंग विद एक्सटर्नल चेंजेस, बाहरी जो चेंजेस है उसके अलावा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मैच्योर हो जाते हैं। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था कि हर 21 से 35 दिन के अंदर पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। ये 3 से 7 दिन तक गर्ल्स को होता है। ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुएशन का, ये बिगिन होता है एट प्यूबर्टी, जो अभी हमने एज स्टेज पढ़ी वहां पर ये शुरू होता है, और 55 ईयर्स की जब विमेंस हो जाती है तब ये बंद हो जाते हैं। ये जो साइकिल है या मेंस्ट्रुएशंस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड अ साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बताता है कि जो गर्ल्स हैं अब रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए बेबी रेडी है उनकी बॉडी। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ मिथ्स हैं, कुछ धारणाएं हमारे समाज में अबाउट मेंस्ट्रुएशंस आर रॉन्ग, वो गलत हैं। साइंटिफिक आउटलुक की जरूरत है। ऐसे ही बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। देन दीज चेंजेस शोज, तो ये जो चेंजेस है ये शो करते हैं कि हमारी बॉडी जो है अब कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, बेबी रिप्रोड्यूस करने के लिए। देन नेक्स्ट हमने देखा था इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंट। इस स्टेज में क्या क्या इमोशनल चेंजेस आते हैं या क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो एडोलेसेंस इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज ऑल्सो ब्रिंग्स इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। ऐसा नहीं जो अभी हमने फिजिकल चेंजेस पढ़े बॉडी में होते हैं सिर्फ वही होते हैं, ऐसा नहीं है। इमोशनल भी बहुत सारी चीजें होती है और बिहेवियरल तौर पर भी इमोशनल चेंजेस है, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कोई चीज बहुत अच्छी लगेगी कभी बहुत खराब लगेगी। स्ट्रॉन्गर इमोशंस होते हैं जैसे एंगर, एक्साइटमेंट, सैडनेस, देन इंक्रीज सेंसिटिविटी, then curiosity and self exploration। then behavioral changes कौन कौन से होते हैं? taking up new activities, हमें इस वक्त बहुत नई नई चीजें करने का मन करता है, जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, डेवलपिंग लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, अगर हम इमोशंस को अच्छे से समझें तो ये हमें हेल्प करते हैं कि एडोलेसेंट वाला जो फेज है हमारी लाइफ का उसको थॉटफुली हम रिस्पॉन्ड करें हर सिचुएशंस में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने देखा था मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल जर्नी। किस तरीके से हमारा जो ये फेज है, हमने देखा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं, इमोशनली हम चेंज हो रहे हैं, तो इसको जॉयफुल कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट इसमें है मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड। इस वक्त हमारे शरीर क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारे शरीर को पोषक तत्व की जरूरत है। इसीलिए एडोलेसेंट नीड्स बैलेंस डाइट। अभी ऐसे बैलेंस डाइट की जरूरत है जो रिच हो, किस चीज में प्रोटीन हो, उसमें खाने में कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। फूड्स लाइक मिल्क, मिलेट, स्पिनच, पल्सेस एंड फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए इस एज में। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगर लोह तत्व की कमी हो, लोहे की कमी हो जाए शरीर में, और विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इससे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुविधा सैनिटरी पैड इनिशिएटिव। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन है उसके प्रति जागरूक करने के लिए
सोसाइटी को ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं। देन नेक्स्ट हम इसमें क्या देख सकते हैं, पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए। जैसे बॉडी की हाइजीन बहुत ज़रूरत है जिससे कि इन्फेक्शंस ना हो। गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने चाहिए। सैनिटरी पैड्स और क्लॉथ पैड्स जो भी यूज कर रहे हैं उनको समय समय पर चेंज करना चाहिए। यूज पैड्स शुड बी रैप्ड एंड डिस्पोज प्रॉपरली टू मेंटेन हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। ऐसा नहीं जो पीरियड्स के दौरान जो पैड्स हमने यूज किए उसको कहीं भी आप फेंक दें, नहीं, उसको हमें सही से रैप करके अच्छे से और तब उसे डिस्पोज करना चाहिए ताकि आसपास कुछ उससे नुकसान ना हो। देन थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटीज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए। स्पोर्ट्स जो है हमारे इंप्रूव करते हैं स्टैमिना को, मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति को इंप्रूव करते हैं। देन ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। बैलेंस सोशल लाइफ, हमें सोसाइटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। सो एडोलेसेंट्स जो है, जो बच्चे इस उम्र में होते हैं, उन्हें पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। जब भी हम ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस वगैरह कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मिस यूज नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया का, नहीं तो ये साइबर बुलिंग की तरफ लीड करता है। एडोलेसेंट शुड प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स व्हेन नीडेड। अगर उनके साथ कोई बुली कर रहा है उन्हें, या साइबर क्राइम किसी भी तरीके का हो रहा है, ऑनलाइन कोई उन्हें परेशान कर रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ सारी चीजें शेयर तुरंत करना चाहिए बच्चों को। देन नेक्स्ट इज अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई हानिकारक सब्सटेंस है वो हमें खाने की लत नहीं लगानी चाहिए। एडोलेसेंट मे बी टेम्प्टेड टू ट्राई हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टबेको, गुटखा, अल्कोहल, ड्रग्स। ये जो सुपारी वगैरह होती है या शराब होती है ना, तो इनके प्रति बच्चे अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये एडिक्टिव होती है नेचर में। एडिक्टिव मतलब इसकी आदत लग सकती है, आपको लत लग सकती है और इससे सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लंग डैमेज हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए इनको फॉर्मली बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर हमें क्या कहना चाहिए, नो। और अगर कोई प्रेशर दे रहा है आपको कि नहीं नहीं थोड़ा सा ड्रिंक करके देख, थोड़ा सा खा के देख, तो आपको हेल्प के लिए बुलाना चाहिए किसी को या बताना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें अगर किसी को लत लग गई है तो ये छुड़ाया जा सकता है, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान एंड नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। देन द नेक्स्ट इज द व्हाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस है, जैसे चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर मेनली ड्यू टू हार्मोन्स केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में एडोलेसेंस पीरियड के दौरान होते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं करते क्या है, तो ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ, इमोशंस एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। दे आर सिक्रेटेड इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल्ड बाय ब्रेन सिग्नल्स। ये जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट्स में रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, और इनको कंट्रोल कौन करता है, इनके सिक्रीशन को, कि कब रिलीज होंगे, कितना रिलीज होंगे, हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है और इनको कंट्रोल करता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। नाउ इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं 20 मार्क्स के। अगेन हियर यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। आई एम पॉजिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। देन यहाँ पर है आपका ट्रू फॉल्स, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 11th 12th, यहाँ 13th 14th और 15th। देन यहाँ मैच देम है 20 तक और ई तक ऑप्शंस है, राइट। सो आई होप सबने मार्क करा होगा पॉज करके, ये यहाँ पर आंसर है, आप मैच कर सकते हैं। ओके, So with this students we are done with chapter 1 to 6 revision of curiosity class 7th new NCERT of science। 1 to 3 हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था, 4 to 6 ये सेकेंड पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। साइंस के क्लास 7 के टोटल 6 चैप्टर्स का रिविजन, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी and don't forget to subscribe Janki Studies Corner for more such videos. Thank you so much.